हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा 5 मई का है, जो कल आ गया था, पर वो मैं बना नहीं पाया था वीडियो, क्योंकि वो रात में आया था 12-1 बजे, इसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे 5 मई 2021 का इनसाइड करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। तो देखिए, सीधा टॉपिक ही पढ़ते हैं, बाकी ये इंडेक्स में दे ही रखा है अंदर सब कुछ। तो सबसे पहला है टॉपिक जीएस पेपर 2 से, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। तो पहला ही टॉपिक है, जो पश्चिम बंगाल है उसका रियल एस्टेट है, उसको विनियमित करने संबंधी कानून को जो है रद्द रद्द कर दिया गया है। मतलब इन्होंने भी अपना एक समानांतर जो है वो चला ली थी, वहाँ पे प्रशासन चला लिया था। मतलब एक चीज़ अगर सेंटर ने पहली जो है दे दी, वो समवर्ती सूची के विषय पे अगर कोई कानून बन गया तो उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसे लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य में जो भूमि भवन बिक्री व्यापार, ठीक है, रियल एस्टेट का देखिए हिंदी में क्या होता है, भूमि भवन बिक्री व्यापार, इस क्षेत्र को जो है विनियमित करने वाले जो पश्चिम बंगाल है उसके कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। ठीक है, तो शीर्ष अदालत जो है उसने कहा कि जो राज्य आई है कानून केंद्र के जो रियल एस्टेट है विनियमन और विकास, उसके अधिनियम का अतिक्रमण कर रहा है, जो केंद्र ने पहले से ही लॉन्च कर रखा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो अनुच्छेद 142 होता है उसमें क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जो अदालत है उसने निर्देश दिया कि इस कानून को रद्द होने से इस फैसले की तारीख से पहले किए गए जो पंजीकरण अनुशासित और अनुमति प्रभावित है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 142 देखते हैं पहले क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 142 क्या है कि जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका आदेश क्या होगा, सर्वोपरि होगा। मतलब अगर उन्होंने इस कानून को रद्द कर दिया तो वो रद्द हो गया, जब तक कोई दूसरा कानून लॉन्च नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा है अपने न्यायिक निर्णय देते समय अगर न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित पड़े किसी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, इसके द्वारा दिए गए कोई आदेश है वो संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होगा जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हों। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस कानून को एक तो रद्द कर दिया, उसके अलावा ये भी बोला कि इससे पहले जो भी जो पंजीकरण किए गए होंगे इस कानून के अंतर्गत अनुशासित या अनुमति, ठीक है, ये प्रभावी नहीं होंगे। ठीक है, उनको मतलब जीरो कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा इस कानून के जो रद्द करने के कारण है, सबसे पहले कारण देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट है, जो WBHIRA है 2017, इसको लागू करके जो राज्य विधायिका है उसने समानांतर प्रशासन समेत अपना जो समानांतर कानून है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, अदालत के अनुसार अगर राज्य विधायिका जो है उसने संसद के जो विधायी अधिकार है उसका अतिक्रमण किया है, 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है उसमें आने वाले विषय के दायरे में संसद द्वारा बनाए गए कानून का वर्चस्व होता है। ठीक है, ये क्या था, समवर्ती सूची का विषय था और इस पर राज्य विधायिका ने जो है कानून बना दिया, इसकी वजह से रद्द कर दिया गया। आगे देख लेते हैं, जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान है 1949 के जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 254(1) के अनुसार, इसके अनुसार क्या है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि है उसका कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि जिससे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, मतलब संसद पहले से ही सक्षम थी, उसने एक कानून बना भी रखा था इसके ऊपर, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद पारित की गई हो। ठीक है, पहले भी अगर पारित कर रखी होती संसद ने या उसके बाद भी पारित कर रखी होती तो वो ही अभिभावी होगी, मतलब संसद यहाँ पे सर्वोच्च है इस मामले में। ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी, उसके विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। मतलब ठीक है, आपने रद्द कर दिया कानून, पर अगर वहाँ पे राज्य कुछ विरोध की मात्रा करेगा तो वो भी जीरो होगी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक ही भी जीएस पेपर 2 से ही है। तो विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। तो हाल ही में जो ऑक्सीजन आपूर्ति के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील केंद्र द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार ने मतलब अपील की थी जिसको मान भी लिया गया। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राष्ट्रीय राजधानी में जो कोविड-19 रोगी के इलाज हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी जो
जो संबंधित निर्देश थे उनका पालन ना करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, अवमानना नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। और अपने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे केस क्या हो रहा है उससे नहीं लेना देना, पर हमें यहाँ पे देखना है कि अवमानना क्या होता है ना। हमने ये पहले भी पढ़ रखा होगा, लक्ष्मीकांत में भी, करंट अफेयर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मामला क्या था यहाँ पे, जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसने केंद्र सरकार को इसका कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आपने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे उसकी कमी पूरी क्यों नहीं की, और कि जो कोविड-19 रोगी है उसके इलाज के लिए जो दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए इसके खिलाफ अवमानना क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने कारण पूछा। तो अदालत में अवमानना के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो सिविल अवमानना होती है। सिविल अवमानना क्या होती है, किसी फैसला मतलब जो फैसला है कोर्ट का, आदेश, दिशा निर्देश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया अथवा अदालत में दिए गए वचन के जानबूझकर किया गया उल्लंघन हो, उसके रूप में इसे परिभाषित किया है सिविल अवमानना को, ठीक है। उसके अलावा आपराधिक अवमानना, मतलब जो जानबूझ कर अपराध के उस पर की गई हो, तो आपराधिक अवमानना के तहत जो है किसी भी ऐसे विषय, मौखिक हो, लिखित हो या संकेत हो, दृश्य प्रतिबिंब विजुअल हो या किसी अन्य प्रकार से हो, उसके प्रकाशन द्वारा अदालत की निंदा कर रहे हो, है ना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो अथवा बाधा डालने का प्रयास हो, इसको सम्मिलित करता है आपराधिक अवमानना में, ठीक है। प्रासंगिक अगर प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 129 और 215 है, वो जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसको न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, 2-3 बार आएंगे ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 129, 215 हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा जो 10 है उसमें जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको अवमानना करने पर दंडित करने संबंधी शक्तियों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट का अपने अधीनस्थ न्यायालय को, धारा 10 1971 का अवमान अधिनियम। तो संविधान में जो लोक व्यवस्था या मानहानि जैसे संदर्भ सहित अदालत की जो अवमानना है उसके रूप में जो अनुच्छेद 21 है इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्टिकल है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रबंध को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम अगला भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता है, जीएस पेपर 2 से ही है। तो मतों की जो पुनर्गणना है उस पर निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। जो हाल में जो पश्चिम बंगाल में जो मतलब जो उनका वो था, जो क्या बोलते हैं, जहाँ से वो लड़ी थी वहाँ पे मतलब वो खुद के अपने उसमें हार गई, नंदीग्राम में, क्या नाम था उसका, जो ममता बनर्जी, ठीक है। भारत के जो निर्वाचन आयोग है, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र थी उसमें मतों की पुनर्गणना पर मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के मामले पर जो निर्णय लेने हेतु निर्वाचन समिति होती है, मतलब जो वहाँ पे जिसने वोट काउंट किए होंगे निर्वाचन अधिकारी, उसका जो है जो वो होता है अंतिम प्राधिकरण होता है, मतलब जो वोट उन्होंने बता दिए वही अंतिम माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंदीग्राम विधानसभा में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और उनके पूर्व सहयोगी जो कि बीजेपी के हैं, उनके नेता सुवेंदु अधिकारी, इनके बीच एक कड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ था, ठीक है। जिसमें जो वो थे सुवेंदु अधिकारी, वो 1956 मतों के अंतर से विजयी घोषित हो चुके थे, ठीक है। इसके पश्चात ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल पुनर्गणना कराए जाने की मांग की, लेकिन इस चुनाव आयोग ने उसे ठुकरा दिया, ठीक है। ये बस न्यूज़ है। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी है उसकी क्या भूमिका रहती है, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्वाचन जो अधिकारी है उसकी भूमिका एवं शक्तियाँ। सबसे पहले किसी विधानसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन अधिकारी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर जिसे बोलते हैं, आरओ, वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक हैसियत से स्वतंत्र रूप से वैधानिक कार्य करता है, ठीक है। चाहे वह नामांकन, मतदान या मतगणना हो, आरओ जो होता है उसके भारत के जो ईसीआई होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके विद्यमान चुनावी कानूनों, निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करता है, ठीक है। जब कभी भी जो मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि अभी तृणमूल टीएमसी पार्टी ने किया, तो निर्वाचन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इसके लिए इस मामले पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब वो चाहता तो कर भी सकता है, ठीक है, पर उस पर कोई मतलब डायरेक्टली उसे नहीं कह सकता कि आप ऐसा करें, ठीक है। कोई उन पर मतलब क्या बोलते हैं, फोर्सफुली नहीं करवा सकता उनसे काम, तथा वह इस प्रकार के आवेदन पर पूर्ण अथवा आंशिक अनुमति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अथवा सारहीन या अनुचित प्रतीत होने पर ऐसे आवेदन को पूर्णतः
खारिज भी कर सकते हैं कि नहीं होगी, ये जो मेरा फाइनल है डिसीजन है वो फाइनल है। ठीक है, आगे की कार्रवाई, ऐसे मामले में जो हाई कोर्ट है उसके समक्ष चुनाव याचिका, जो इलेक्शन पेटिशन होती है, दायर करना एकमात्र कानूनी उपाय है। ठीक है, उसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के अनुसार निर्वाचित अधिकारी के जो निर्णय होते हैं उसको केवल अधिनियम की धारा जो 80 है उसके अंतर्गत एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली यूनिट क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो हाल ही में कुछ रिसर्च हुए हैं, तो जानवरों और मनुष्यों को लक्षित वन हेल्थ उपागम, मतलब ए वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एंड एनिमल। ठीक है, जैसे जूनोटिक है ये, जो कि जानवरों से इंसानों में जो रोग फैल जाते हैं उस सब पे रिसर्च हुई है। तो इसमें वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें जो भारत के सुधार बताए गए हैं, मतलब जो भारत में इसमें जो मेडिकल वो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो थोड़ा सा पढ़ने लायक है। ठीक है, तो विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि जो मौजूदा और उभरते हुए संक्रामक रोग में 2/3 मतलब 2/3 से अधिक जो बीमारियां हैं वो पशुजन्य हैं, जिसे जूनोटिक कहते हैं, पशुओं से उत्पन्न होने वाली। ठीक है, जूनोटिक, अथवा किसी खतरनाक रोगजनक पैथोजन किसी जीवन के रूप में उत्पन्न होने, कोई पैथोजन होते हैं उससे मतलब फैलती है, और इसके द्वारा जो प्रजातिगत प्रतिबंध है उसको तोड़ देने से यह बीमारियां जानवरों से मनुष्यों या इसके विपरीत मनुष्यों से जानवरों में स्थानांतरित हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो हाल ही के वर्षों में देखिए सारे वायरस हैं, जैसे सार्स वायरस था, है ना, इबोला, सार्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स हो गया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल प्रकोपों के संक्रमण ने हमारे लिए जो है पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य के मध्य अंतर संबंधों की जांच करने और समझने की आवश्यकता को प्रबल किया है। ठीक है, यह हमें जानवरों, मनुष्य और पर्यावरण के परस्पर संबंध को स्वीकार करने पर विवश करता है, मतलब हमारा आपस में जो है एक परस्पर संबंध है, जिसे वन हेल्थ उपागम दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, ये अवधारणा है क्या, तो वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जो वन हेल्थ है वो मनुष्य, जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रही कई व्यवस्थाओं का एक सहयोगी प्रयास है। ठीक है, वन हेल्थ मॉडल है वो रोग नियंत्रण करने हेतु जो बहुविषयक दृष्टिकोण है उसको सरल बनाता है, ताकि उभरते और मौजूदा जो जूनोटिक खतरे उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद भारत का जो वन हेल्थ फ्रेमवर्क योजनाएं हैं, ठीक है, ये भारत की कुछ योजनाएं ये देख लेते हैं। जैसे भारत की जो वन हेल्थ विज़न की रूपरेखा, जिसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं ना, एक मैनर्ड वे में चलना, तो एक विश्व एक स्वास्थ्य, इसके अति महत्वपूर्ण लक्ष्यों में योगदान करने हेतु जो त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन इसके मध्य एक समझौते से तैयार हुई है। ठीक है, किन तीन उनका प्लस गठबंधन हुआ है, तो सबसे पहले FAO का खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके बाद OIE जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन तीनों ने मिलके जो है संयुक्त राष्ट्र के ये जो तीनों हैं इन्होंने मिलके जो है समर्थित एक वैश्विक पहल, जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जो वर्ल्ड बैंक है इन दोनों को शामिल किया है। ठीक है, ये एक गठबंधन है मतलब इन तीनों का यहाँ पे। तो भारत द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो 1980 के दशक के रूप में जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना हुई। ठीक है, इसी वर्ष जो है इस साल नागपुर में एक वन हेल्थ केंद्र स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। उसके अलावा DADH जो है पशु पालन और डेयरी विभाग, इसके द्वारा 2015 में जो पशु रोगों की व्यापकता को समाप्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, मतलब रही हैं। ठीक है, हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं कि हो चुका है या इसमें अब जो मतलब ये कोरोना की वजह से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जिनके लिए केंद्र और राज्य के मध्य सेंटर और स्टेट में 60-40, अगर पूर्वोत्तर राज्य तो 90-10 का अनुपात है, केंद्र शासित प्रदेश है तो 100% वित्त पोषण किया जा रहा है। ठीक है, समन्वय की आवश्यकता क्यों है इसमें, तो समन्वय की आवश्यकता है वैज्ञानिकों के अनुसार वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन MI, ठीक है, इससे अधिक जो है वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के जो है जूनोटिक होने की संभावना, मतलब जानवर से इंसानों में फैल रहा है। इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरसों का पता नहीं चलता तो भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये देखिए वन हेल्थ का ये वो है, पीपल हु प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो ये फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे।
इसके बाद है G7 द्वारा चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने का प्रयास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। तो हाल ही में जो विश्व के 7 समृद्ध लोकतांत्रिक देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों की 2 वर्ष में पहली बार व्यक्तिक रूप से वार्ता में उत्तरोत्तर जो आक्रामक होता चीन है, उसके खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें एक फिगर दे रखा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब आपके कमरे में कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। तो हाल ही में जो बैठक में ईरान और उत्तर कोरिया इसके परमाणु कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, संबंधित अगर प्रकरण देखें तो चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबाव और देश और विदेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की जो इच्छा है, उसके कारण पश्चिमी लोकतंत्रों में बेचैनी बढ़ रही है। ठीक है, जो यूरोपियन डेमोक्रेटिक है। तो बैठक के परिणाम क्या है, जो अमेरिका है उन्होंने जो है शिनजियांग और जो हांगकांग है, ठीक है, जो कि चीन का पार्ट, मतलब ये कह सकते हैं आप 97 में ब्रिटेन ने 1997 में ब्रिटेन ने उसे छोड़ा था 50 साल की लीज़ पर। ठीक है, तो ये 2000 कितने 47 में मतलब चाइना के जो है अंडर में आना था, पर चाइना से अभी अपने अंडर में लेने की सोच रहा है, जिसकी वजह से जो है वहाँ के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो हांगकांग और शिनजियांग में जो नागरिक अधिकारों के खिलाफ कठोर नीति है, उसको लेकर चीन पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ मजबूत सहयोग का वादा किया। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका। शिनजियांग क्षेत्र में जो चीन है उसके द्वारा 1 मिलियन उइगर और अन्य मुस्लिम को कैद किया गया, जिसे वाशिंगटन ने जो है नरसंहार की कार्रवाई बताया है। उसके अलावा ब्रिटेन ने जो है बीजिंग की उसकी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की मांग, जिसमें हांगकांग पर किए जाने वाले वादे भी शामिल है। लंदन द्वारा 1997 में अपने जो उपनिवेश है हांगकांग को चीन के लिए सौंपे जाने से पहले चीन ने हांगकांग के लिए एक अलग प्रणाली का वादा किया था। ठीक है, बैठक में शामिल चीन देशों ने जो है चीन के साथ काम करने के लिए जलवायु परिवर्तन सहित जहां भी संभव हो सके रचनात्मक तरीके खोजने के लिए समझदारी और सकारात्मक तरीके खोजने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते G7 है क्या। तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। मूलतः पहले G8 था। ठीक है, यह विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों को एक साथ लाने वाला एक अनौपचारिक फोरम है। तो G7 शिखर सम्मेलन में जो है यूरोपियन यूनियन और निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। ठीक है, G7 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श करना, समय समय पर आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के अलावा अन्य जो भी वैश्विक समस्या है उसका समाधान करने के लिए सहमति से कार्य करते हैं। ठीक है, G7 का G8 में रूपांतरण कब हुआ था? तो 1998 में जो है रशिया जो था औपचारिक रूप से G7 समूह का एक सदस्य बन गया था। ठीक है, इसके पश्चात ये G8 में परिवर्तित हो गया, पर 2014 में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा जो पूर्वी यूक्रेन था, ठीक है, उसमें रूसी सैनिकों की तैनाती और क्रीमिया पर कब्जे को लेकर अन्य जो G8 राष्ट्र थे उन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की, जिसकी वजह से वो जो है बाहर निकल गया था 2014 में। ठीक है, G8 समूह के अन्य राष्ट्र द्वारा रूस की इस कार्रवाई को परिणाम रूस को G8 समूह से निलंबित करने का निर्णय किया गया तथा 2014 में पुनः G7 G8 बन गया। ठीक है, तो देखिए ये फिगर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 का भी अगर आपको क्वेश्चन आपके पास प्रीलिम्स का पेपर हो तो G20 से आया था, और ये पूछा था निम्नांकित में से कौन सा जो है G20 मेंबर है। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर, मैं दे दूंगा आपको अगर चाहिए तो। क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्लास में अटैच कर दूंगा क्वेश्चन में। तो उसका क्या था, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था ऑप्शन में। तो आप यह क्या कीजिएगा, इसे अपनी एक पेपर पे या तो खुद हैंड रिटन कर लीजिए, मतलब ये जो सर्कल है ये मत बनाइएगा, सिर्फ ऐसे लिख के इस टाइप से, और यहाँ पे G7 की कंट्री लिखिए, G7 ऊपर, फिर यहाँ पे G8, फिर यहाँ पे G20। ठीक है, ये आपके कमरे में होगा तो 2-3 बार आते जाते नज़र पड़ेगी तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, अगला पेपर, तो अगला GS पेपर 3 से ही है, प्रमुख खाद्य तेल आधारित बायोडीजल। ठीक है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा जो प्रयुक्त खाद्य तेल है, जो हम कुकिंग ऑयल में जो ऑयल यूज़ करते हैं ना, वो आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति श्रृंखला आरंभ की गई है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी, तो जो UCO है हमारा, यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको बायोडीजल में परिवर्तित करने और उद्यमियों के अवसर को विकसित करने। ठीक है, उद्यमी मतलब जो इसके ऊपर उद्यम बनाएंगे, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह डालेंगे, उसको लेकर एक इकोसिस्टम बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त 2019 को जो विश्व जैव ईंधन दिवस है उसके अवसर पर प्रयुक्त जो खाद्य तेल होता है उससे उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है। ठीक है, इस पहल के तहत जो तेल विपणन कंपनियां होती हैं हमारी 5 साल के लिए
जो समय-समय पर वृद्धिशील मूल्य की गारंटी देगी। उसके अलावा संभावित जो उद्यमी होंगे उनको 10 साल के लिए ऑफ टैग गारंटी देगी, ठीक है? ऑफ टैग गारंटी क्या होता है मतलब जैसे कि मैंने आपसे मान लीजिए 2 साल तक कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है? और मैंने कह दिया अगले 10 साल का मैं ऑफ टैग ले लेता हूँ। मतलब जो भी आप सामान प्रोड्यूस करोगे वो मैं परचेज़ कर लूँगा, ठीक है? इस टाइप से ऑफ टैग गारंटी होता है। तो प्रयुक्त खाद्य तेल से के उपभोग से संबंधित चिंताएँ क्या है सबसे पहले? तो तलने के दौरान क्या होता है तेल के कई गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बार-बार तलने पर कुछ ध्रुवीय यौगिक जो होते हैं उनका निर्माण होता है, ठीक है? इन यौगिकों की विषाक्तता के कारण उक्त रक्तचाप मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है? स्क्लेरोसिस, ठीक है? अल्ज़ाइमर रोग होता है, यकृत रोग होता है, जैसे कई रोग हो सकते हैं, ठीक है? तो मतलब जैसे आप खाते हैं ना वो मना करता है कि जंक फूड ना खाएँ, तो जंक फूड में क्या होता है ये ऑयल बार-बार यूज़ होता रहता है, ठीक है? तो हमारे ये दे रखा है फर्स्ट जनरेशन में जो है शुगर स्टार्च वेजिटेशन, ये मतलब एनवायरनमेंट का प्योर एनवायरनमेंट का टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो शुगर स्टार्च वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स। उसके अलावा सेकंड जनरेशन में जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू सॉफ्ट हार्डवुड फॉरेस्ट रेसिड्यू म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप। थर्ड जनरेशन में एल्गाई एंड माइक्रो एल्गाई। फोर्थ जनरेशन में वेजिटेबल ऑयल एंड बायोडीजल आते हैं, ठीक है? तो मुरहन योगा मैट, तो ये क्या है ये मतलब एक तरह के असम के जो मछुआरा है समुदाय की 6 युवा लड़कियां थी, उन्होंने जलकुंभी जो होता है उससे विकसित बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मैट चटाई तैयार की है, ठीक है? जो मतलब जैसे हम अगर बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो पूर्णतः नष्ट हो जाए, ठीक है? तो जलकुंभी क्या होता है ये एक तरह से मतलब अगर किसी पानी में लगाए तो ये उसकी ऑक्सीजन को जो है ख़त्म कर देता है, ठीक है? जिसकी वजह से जो मछली वगैरह है वो मरने लग जाती है, ठीक है? तो इसको जो है एक ये समस्या से संपदा में कन्वर्ट कर देता है। इस कदम की शुरुआत जो है भारत सरकार के विज्ञान जो डीएसटी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है उसके तहत एक स्वायत्त शासी निकाय पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र NECTAR इसकी एक पहल के जरिए हुई, जिसमें जो है जलकुंभी की से संपदा बनाने के लिए 6 लड़कियों के नेतृत्व में एक सामूहिक जो है जिसका नाम सिमांग अर्थात स्वपन से जुड़े समस्त महिला समुदाय, ठीक है? सिमांग मतलब स्वपन से जुड़े समस्त महिला समुदाय को शामिल किया जा सके, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। ये देखिए ये पिक्चर दे रखा है इनका जलकुंभी से जो कन्वर्ट कर रहे हैं मैट को, ठीक है? तो चलिए ठीक है अभी मैं इसके बाद वो डालूँगा फैब का जो है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है? तब तक के लिए किताब उठाइए, कोना उठाइए और दोनों मिला के पढ़ते रहिए, ठीक है? और पसंद आए वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।